नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, जो कि आपके आने वाले यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है वो सबसे पहले किनके रचना में दिखाई दिया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि मुकुटधर पांडे की रचना में, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या श्रीधर पाठक में। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना जो सबसे पहले दिखाई पड़ी वो मुकुटधर पांडे की रचना में दिखाई पड़ी। तो आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दूसरा, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन है तेज सिंह, दूसरा ऑप्शन पंकज बिष्ट, तीसरा ऑप्शन जयप्रकाश कंदर्प, चौथा ऑप्शन अशोक मित्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा तेज सिंह। अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी बद्री विशाल, सी रघुवीर सहाय, डी धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। प्रश्न अगला है, छायापथ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए एकांकी, बी संस्मरण, सी गद्यकाव्य, डी रिपोर्ताज। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गद्यकाव्य। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन है ए नंददास, बी परमानंद दास, सी कुंभन दास, डी तुलसीदास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंभन दास। अगला प्रश्न, सही युग्म का चयन कीजिए। कुछ कवि हैं और उनकी रचना है, तो यहाँ पर आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका मतलब कि 4 जो ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन गलत ज़रूर होगा, तभी आपको एक सही का चुनाव करना है। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, ये गलत हो जाएगा। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मोहन राकेश आखिरी चट्टान, अब ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से सही युग्म है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 342, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 350, डी अनुच्छेद 348। ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। प्रश्न अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोरो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1922, बी 1993,
सी 2003, डी 2004। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2003। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोरो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में सम्मिलित किया गया। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। कूटज निबंध के लेखक हैं। प्रश्न आसान है, लेकिन कई बार आसान प्रश्न को भी हम मिस कर देते हैं, इसीलिए हमें ध्यान से देखना है ऐसे प्रश्नों को। ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, डी विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो यहाँ अब उपन्यास के विषय पूछ रहा है, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है लेखक कौन है। अब पूछा जा रहा है कि किस परिशिष्ट पर, किस पर यह केंद्रित है। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन है धर्मांतरण, पर्यावरण, शिक्षा, राजनीति। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परिशिष्ट उपन्यास जो है ये राजनीति पर केंद्रित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? ऑप्शन ए अरुण महेश्वरी, बी रविंद्र कालिया, सी सुधीर पचौरी, डी अरुण कमल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुधीर पचौरी। प्रश्न अगला है, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। तो देखिए यहाँ पर बहुमान्य व्युत्पत्ति के अनुसार दिया है प्राकृत, उसके बाद है पाकट, पाअर, पाउल, पाली। बी ऑप्शन में है पंक्ति, पाई, पल्ली, पाली। सी ऑप्शन में है परियाल, पलियाय, पलियाली, पाली। डी ऑप्शन में है पाठ, पाठित, पाली, पाली। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा सी। पाली शब्द, पाली जो पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति इस प्रकार से है, परियाल, पालियाय, पालियाली, पाली। अगला प्रश्न है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण है। ऑप्शन ए कच्चायन, बी पतंजलि, सी पाणिनि, डी हेमचंद्राचार्य। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए कच्चायन। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद है। प्रश्न अगला है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न अगला है, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? ऑप्शन ए जयप्रकाश कंदर्प, बी मोहनदास नौमिषराय, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी सुशीला टॉपमारे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप इनकी कृति है। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया? ऑप्शन ए आपका बंटी, बी महाभोज, सी यही सच है, डी स्वामी।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाभोज। प्रश्न अगला है, देवरचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए आश्रयदाता, आजम शाह की प्रशस्ति, बी रेशों का विवेचन, सी नायिका भेद, डी नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देवरचित अष्टयाम ग्रंथ का विषय वस्तु है वह नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। प्रश्न अगला है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई। ऑप्शन ए 1960, बी 1961, सी 1962 और डी 1963। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न अगला, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तीकरण। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूर्तीकरण। प्रश्न अगला है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में है, इन्होंने 13 स्वर और 39 व्यंजन यानी कुल 52 माना है। बी ऑप्शन में 12 स्वर और 34 व्यंजन यानी कुल 46 माना है। सी में पूछा जा रहा है 15 स्वर और 41 व्यंजन यानी 56, और डी में पूछा जा रहा है कि 14 स्वर और 36 व्यंजन यानी 50। तब इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की जो संख्या है वो कितनी मानी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है। ऑप्शन ए चंद्रकांत देवताले, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह और ऑप्शन डी राजेश जोशी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह। प्रश्न अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ। ऑप्शन पहला सन 1840 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन सन 1826 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन सन 1830 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1844 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सन 1826 ईस्वी में उदंड मार्तंड जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था वह प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रजभाषा में इन्होंने बुद्ध चरित्र का लाइट ऑफ एशिया का जो आर्नल्ड आख्यान की काव्य थे इसका इन्होंने बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। प्रश्न अगला है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। ऑप्शन ए मुंबई, बी बनारस, सी दिल्ली और डी जयपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी बनारस। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल सर्ग यानी खंड की संख्या है। तो यहाँ पर सर्ग को खंड भी कहते हैं और उसको अध्याय भी कहा जाता है, लेकिन पद्मावत में सर्ग ही कहा गया है, तो हम सर्ग के नाम से ही जानेंगे। और प्रश्न में भी जब आपसे पूछा जाएगा तो सर्ग ही पूछा जाएगा। तो ऑप्शन पहला है 57, दूसरा ऑप्शन है 56, तीसरा ऑप्शन 55 और चौथा ऑप्शन है 54। तो पद्मावत में कुल 57 सर्ग है। ऑप्शन पहला सही होगा। प्रश्न अगला है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमान ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है। तो यह उक्ति भारतेंदु की है कि भिखारी दास की है कि देव की है या पद्माकर की है। किसकी उक्ति है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भिखारी दास की ये उक्ति है। प्रश्न अगला है, बेलगा से गंगा किस विधा की दृष्टि से है। तो यह बेलगा से गंगा यह कौन सी विधा की रचना है? नाटक है, कथा है, निबंध संग्रह है या यात्रा संस्मरण है। तो यह जो है कथा है। बेलगा से गंगा की विधा जो है वो कथा है। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। तो यहाँ पर किस रचना को उन्होंने ध्वनि काव्य माना है? सूर्यकृत भ्रमर गीत को, सुरसागर को, सुरसरावली को, साहित्य लहरी को। पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसको ध्वनि काव्य माना है। सूरदास की रचना है, तो जिनको ध्वनि काव्य माना है वह है सूर्यकृत भ्रमर गीत को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है नेमिल राय, बी माता प्रसाद, सी कंवल भारती, डी सूरजपाल चौहान। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं। प्रश्न अगला है, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी अनुच्छेद 347, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। ऑप्शन ए हिंदी भाषा से, ऑप्शन बी मराठी भाषा से, ऑप्शन सी बांग्ला भाषा से, ऑप्शन डी सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द जो है वो ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न अगला है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो ऑप्शन दिया गया है
जिस ऑप्शन में से आपको सही चुन लेना है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, बी संज्ञा या सर्वनामों के कार्यवाही प्रकार्य को बताती है, सी उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, डी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध को व्यक्त करती है। प्रश्न अगला है, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, घनानंद, रसखान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है। प्रश्न अगला है, राघव चेतन का संबंध है। राघव चेतन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राम कथा से, कृष्ण कथा से, संत काव्य से, पद्मावत से। तो इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा वो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पद्मावत से। राघव चेतन का संबंध है पद्मावत से। प्रश्न अगला है, कामायनी में आनंदवाद का दार्शनिक आधार है। ऑप्शन ए अद्वैतवाद, बी शैवागम, सी रहस्यवाद, डी विशिष्टाद्वैत। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। प्रश्न है बिहारी सतसई की प्रसिद्धि के प्रमुख कारण। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है। ऑप्शन ए है कल्पना की समाहार शक्ति, बी नायिका भेद वर्णन, सी प्रतीकों का नापातुला प्रयोग, या डी है पिंगल वर्णन। तो बिहारी की रचनाओं की प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण था वह है कल्पना की समाहार शक्ति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी ठाकुर। तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर हो जाएगा सी मतीराम। अगला प्रश्न है, कमता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था। ऑप्शन में है हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी का व्याकरणिक व्याकरण। तो यहाँ पर कमता प्रसाद गुरु के व्याकरण विषय ग्रंथ के बारे में पूछा जा रहा है कि जो नागरी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका क्या नाम था। तो उसका जो नाम था वह है ऑप्शन सी हिंदी व्याकरण। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि, बी कुटिल लिपि, सी ब्राह्मी लिपि और डी गुप्त लिपि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, सुनीता कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? ऑप्शन ए उदिच्य, ऑप्शन बी प्रतीच्य, ऑप्शन सी प्राच्य, ऑप्शन डी दक्षिणात्य। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा प्राच्य। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का रूपांतरण
किस कारण से नहीं होता है? ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी कारक। तो सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लिंग के कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 7। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। तो सबसे पहले हिंदी का व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए है जेसुआ केटलर, बी है किशोरीदास वाजपेयी, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी है कामता प्रसाद गुरु। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। प्रश्न अगला है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था। ऑप्शन में दिया हुआ है कि मासिक था, पाक्षिक था, दैनिक था या साप्ताहिक था। तो मासिक मतलब एक महीने में, पाक्षिक मतलब पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दैनिक मतलब हर रोज, साप्ताहिक मतलब 7 दिन पर। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप जो था वो साप्ताहिक था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो यहाँ पर असंगत युग्म पूछा जा रहा है। अफसोस शब्द जो है वह फारसी से है, कैची तुर्की से है, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। तो इस प्रकार से युग्म दिया हुआ है और आपको अब चुनना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वह सही है। तो सही युग्म जो हो जाएगा वह है कारतूस। तो कारतूस जो है वह असंगत है और सारे जो युग्म है वो संगत है। अफसोस शब्द जो है वो फारसी से है, कैची शब्द तुर्की से है और गमला पुर्तगाली से। कारतूस जो है वह अंग्रेजी से नहीं है। यह किससे है? ये फ्रेंच भाषा से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा की किस कहानी का नाम क्या है? एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट करूंगी। प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी? ऑप्शन ए है दुविधा, अनेको हिटलर, बनिया का चाकर, साधु की कमाई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा यह देखना है आपको। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुविधा। विजयदान देसाई की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी? तो वह कहानी थी दुविधा। प्रश्न अगला है, अपरूप का कवि कहते हैं। किसको कहते हैं अपरूप का कवि? ऑप्शन ए में है जयशंकर प्रसाद को, विद्यापति को, बिहारी को या निराला को। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति को अपरूप का कवि भी कहते हैं। प्रश्न अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरना अनुदित नाटक है? तो ध्यान रहे यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है कि मौलिक नाटक नहीं वरना अनुदित नाटक है। आजकल प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। ऑप्शन है पहला भारत दुर्दशा, दूसरा है श्री चंद्रावली, तीसरा है रत्नावली और चौथा ऑप्शन है
विशेष विषमौषधिम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। प्रश्न अगला है, मान स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं या 8 होते हैं? तो मान स्वरों की जो संख्या है वह हो जाएगा सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है सुनीता कुमार चटर्जी, बी ऑप्शन भोलानाथ तिवारी, सी ऑप्शन है काका कालेलकर और डी है उदय नारायण तिवारी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है? ऑप्शन ए है रंगे राघव, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी है महादेवी वर्मा और डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की मूर्त शीर्षक जो है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी की। किस लेखक ने लिखा है? सही उत्तर बताने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। वैसे सही उत्तर मैं बता ही दी हूँ, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न अगला है, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन ए में है नामवर सिंह और बी लक्ष्मी सागर वर्षने, सी राजेंद्र यादव, डी शंभुनाथ। तो परिंदे जैनेन्द्र की कहानी है, इसको किस आलोचक ने पहली कहानी कहा है? तो आलोचक हैं ऑप्शन ए नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच, बी ऑप्शन में है नेमी चंद्र जैन नागार्जुन, सी है अमृतलाल नागर यशपाल, डी अज्ञेय और विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच जो है वो मित्र संवाद पत्र साहित्य लिखे गए थे। और इन्हीं दोनों के बीच के पत्रों का जो संग्रह है वो मित्र संवाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। किनके? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न अगला देखते हैं, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा जिसकी लेखिका ऑप्शन में सभी लेखिका का ही नाम दिया हुआ है, जिससे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगेगी कि इसमें से कौन है। तो आइए हम चारों ऑप्शनों को देखकर फिर सही उत्तर को भी जानते हैं, तब तक आप भी उत्तर देने की कोशिश करें। कृष्णा अग्निहोत्री, बी में है मैत्री पुष्पा, सी मनु भंडारी और डी है पद्मा सचदेवा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्णा अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? ऑप्शन ए है अज्ञेय, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता हैं। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ध्यान रहे, नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है डोगरी, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी बोरो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भोजपुरी जो है वह इनमें से 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? ऑप्शन ए है भारत भारती, बी चिनगारिया,
सी बंदनी, डी झांसी की रानी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चिनगारिया। अगला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ऑप्शन ए ममता कालिया, बी चित्रा मुग्दल, सी मैत्री पुष्मा, डी राजी सेठ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रा मुग्दल। अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन ए वीर रस, बी हास रस, सी अद्भुत रस, डी रौद्र रस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विस्मय या आश्चर्य जो है ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? ऑप्शन ए है छंद वैविध्य, दूसरा ऑप्शन है रस वैविध्य, ऑप्शन तीसरा नवीन प्रसंगों की उद्भावना, और ऑप्शन चौथा में है प्रबंध कटुता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। शुक्ल कहते हैं कि सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो वह है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रश्न अगला है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए में दिया है कामता प्रसाद गुरु, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी श्याम सुंदर दास, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, या डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो कौन है आप भी बताने की कोशिश करें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्रों की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? ऑप्शन ए है भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी शंकुक, डी अभिनवगुप्त। तो भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर व्याख्या जिस आचार्य ने की है वह आचार्य है ऑप्शन सी शंकुक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बरे हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो यहाँ आलोचक और उनकी रचना को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न, पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी, लाला भगवान दिन बिहारी और देव। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, बी रूपकात्स्योक्ति, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। तो
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपाकृतिक अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो क्या कौन सी कालावधि उन्होंने निर्धारित की है? संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, या संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, देव कवि किस जिले के थे? तो यहाँ पर कवि के पूछा जा रहा है, उनके निवास स्थान से संबंधित ये प्रश्न है। तो अक्सर प्रश्न ऐसे आते ही हैं, कवि का जन्म या उनके जिला के बारे में भी पूछा जाता है। तो देव मैनपुरी के थे, बनारस के थे, गोरखपुर के थे या इटावा के थे? तो वे इटावा के थे, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट के रचयिता कौन है? उस्मान है, मलिक मोहम्मद जायसी है, मंझन है या कुतुबन है? तो इसके जो रचयिता है वो मलिक मोहम्मद जायसी है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी जापानी, सी अंग्रेजी और डी पुर्तगाली। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आल्पिन और गमला जो है वो पुर्तगाली एक विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जरिया विशेषण से विभूषित किया गया है? किनको जरिया नाम से जाना जाता है? चतुर्भुज दास को, नंददास को, सूरदास को या परमानंद दास को? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नंददास को जरिया के नाम से भी जाना जाता है, जरिया नाम से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कत देखाए कामिनी दई, कामिनी को यह वाह, थर थराती शोतन फिरे, फर फराती धन माही। किस कवि की पंक्ति है? अब्दुल रहीम खान खाना की है, बिहारी लाल की है, सैयद गुलाम नबी रसलील की है या भिखारी दास की है? तो ये जो पंक्ति है यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सैयद गुलाम नबी रसलील। अगला प्रश्न है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह मान्यता है। अगला प्रश्न है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिदर्श, काव्यालंकार, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काव्यादर्श। प्रश्न अगला है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी नरेश मेहता और डी जगदीश गुप्त। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नरेश मेहता। प्रश्न अगला है, खलटाही का दूसरा
नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बघेली, बुंदेली, ब्रजी या छत्तीसगढ़ी। ये भाषा है। तो खलटाही का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है स्वनिम का अर्थ है। तो स्वनिम का अर्थ क्या है? यह यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। क्या वर्ण है, अक्षर है, शब्द है अथवा ध्वनि है? तो स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि। इसे आप अपने नोट में ज़रूर नोट कर लेंगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वो थोड़ा सा दुविधा उत्पन्न करते हैं। प्रश्न अगला है गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा यानी रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? ऑप्शन ए है यश के लिए, लोकहित के लिए, परंपरानुपालन के लिए, स्वांत सुखाई के लिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वांत सुखाई के लिए। अगला प्रश्न है विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा सी, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया है। प्रश्न अगला है किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? क्या नूर मोहम्मद है, कुतुबन है, मुल्ला दाऊद है या कासिम शाह है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नूर मोहम्मद। प्रश्न अगला है भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? ऑप्शन है उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारत पृच्छते उक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आचार्य भामह, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य मम्मट, डी आचार्य दंडी। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी आचार्य दंडी। अगला प्रश्न है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो सदल मिश्र की भाषा की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए में है पूर्वीपन, बी है सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, सी में है उर्दू की प्रमुखता और डी में है किस्सा गोई। तो उनकी भाषा की जो विशेषता है वह है पूर्वीपन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है। ऑप्शन है शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षेत्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी ग्रियर्सन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है हिंदी की काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। ऑप्शन ए विजय देव नारायण शाही, बी डॉक्टर रघुवंश, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी नेमीचंद्र जैन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता है। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? ऑप्शन ए है रमेश कुंतलमेश, विजय देव नारायण शाही, मुक्ति बोध मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन ए भूषण, बी केशवदास, सी देव, डी मोतीराम। तो उन्होंने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वाक्य रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता है? ऑप्शन ए पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य वामन, सी आचार्य दंडी, डी आचार्य विश्वनाथ। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेरनाथ राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, कोटिचाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अज्ञेय, सी जैनेन्द्र और डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञेय। अगला प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उदयवान चरित के लेखक कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल, ईसा अल्लाह खां। तो सही उत्तर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। लल्लूलाल चरित के लेखक ईसा अल्लाह खां है। अगला प्रश्न है, अमन का राग के लेखक? तो अमन का राग के लेखक कौन है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध शमशेर बहादुर सिंह त्रिलोचन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन में है पद्मावत, मृगावत, चित्रावत, मधुमालती। दूसरा ऑप्शन चित्रावली, मधुमालती, मृगावती और पद्मावत। सी ऑप्शन में है मधुमालती, पद्मावत, मृगावती, चित्रावली। डी ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। ये रचनाओं का सही क्रम हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम? ऑप्शन ए है मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्ता। बी टुकड़े टुकड़े दास्ता, अर्धकथानक, आज के अतीत, मुड़ के देखता हूँ। सी आज के अतीत, टुकड़े टुकड़े दास्ता, मुड़ कर देखता हूँ, अर्धकथानक। डी है अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्ता, आज के अतीत, मुड़ कर देखता हूँ। तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी। ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। ऑप्शन सी कामायनी, प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत। ऑप्शन डी उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। प्रश्न अगला है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2 और डी में दिया हुआ है 5। तो स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वह ऑप्शन हो जाएगा डी 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न अगला है, रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी
उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? ऑप्शन ए 6, 7, 10, 8। तो उन्होंने क्या 6 भागों में रचनाओं का संकलन किया है, कि 7 भागों में, कि 10 भागों में, कि 8 भागों में? तो उन्होंने 8 भागों में अपनी कविताओं का संकलन किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का जो संकलन है वो 8 भागों में किया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।